हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोचे नेवी डिकोडेड। आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि एक ऑयलर निशांत का मैंने वीडियो किया था जिसने अमेरिकन ईगल टैंकर्स में $2000 की सैलरी छोड़कर उसने डिसाइड किया कि मुझे बनना है अब एक इंजीनियर। देन ही स्टार्टेड स्टडिंग। उसने उस वीडियो में स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन नाम के कॉलेज के बारे में बताया था जो कि पार्टनर थे साउथ शील्ड कॉलेज के, जो कि यूके में है। सो देन जब उससे मेरी अलग से बात हुई, ही वॉज ऑनेस्टली टेलिंग कि सर वो कॉलेज बहुत बढ़िया है। तो आई थॉट कि अगर किसी बच्चे ने तारीफ़ करी है तो मुझे वहाँ पर जाके विजिट करना है। दिस इज़ हाउ आई एम ओवर हियर एट स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन। मेरे साथ है नेहा पाल मैम और मेरे साथ है आँखी जी। नेहा पाल मैम, प्लीज़ अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को। Hello everyone, I am Neha Pal, Director of School of Marine Education. So we run the preparatory courses for getting UK COC in a very easy and quick way. ओके Yeah. तो मैम अभी वी विल नॉट टॉक अबाउट यूके सीओसी। पहले मैं बिल्कुल बेसिक समझना चाहता हूँ कि ये दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर पीपल जो कि जीपी रेटिंग कर रहे हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जब बल्कि वो लोग भी जो कि इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब वो इंडियन सीओसी की जगह यूके सीओसी के लिए जाना चाहते हैं। तो पहली बात तो थोड़ा एक बात करते हैं, ऑडियंस को बताते हैं कितने तरह के सीओसीज होते हैं। एक इंडियन सीओसी है, एक यूके सीओसी है, एक सिंगापुर सीओसी है, एक न्यूजीलैंड सीओसी है, फिर उसके बाद कुक आइलैंड सीओसी है, हॉन्डुरास है, लिबेरियन है, पनामा है। तो यहाँ पर अब पहले मैं चाहूँगा आँखी जी जो कि एसएमई का पार्ट है, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और देखते हैं आँखी जी क्या बताती हैं। तो आँखी जी ये बताइए कि जब मैं पनामा सीडीसी के बारे में बताइए, अभी पनामा सीडीसी बनता है कि इट हैज़ बीन स्टॉप्ड अभी के लिए? पनामा सीडीसी इजीली बन जाती है। अब कोई भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो पनामा सीडीसी से बनते हैं, डायरेक्ट पनामा कॉन्सुलेट से बनते हैं वो। मतलब सपोज पनामा सीडीसी जिसको रिक्वायर्ड है उनको बन जाता है। सपोज अगर कोई बच्चा जिसको अगर ये एंडोर्समेंट्स के लिए जाना है, जो सपोज पनामा का शिप है उस पर जाना है, तो ही रिक्वायर्स पनामा सीडीसी। उसके लिए उसके पास इंडियन सीडीसी होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं भी है और सपोज उसके पास भी बेसिक STCW है, उसको पनामा सीडीसी चाहिए तो भी बन जाता है। इंडियन सीडीसी के लिए क्या लगता है कि उसको 10 पास का सर्टिफिकेट चाहिए, पर पनामा सीडीसी के लिए सिर्फ बेसिक STCW लगता है, पनामा वाला मेडिकल लगता है और बस और फोटो लगता है और सिग्नेचर लगता है। बाकी पनामा सीडीसी तो इजीली बन जाएगी, बाकी उसमें और कुछ लगता नहीं। और पनामा सीओसी? पनामा सीओसी तो अभी बंद ही है मार्केट में, 5-6 साल से बंद ही है। और जो बोलते हैं कि पनामा सीओसी बन जाएगी और जो पैसे लेते हैं वो पूरे टोटली फ्रॉड है, उसमें कुछ है ही नहीं, बनता ही नहीं है पनामा सीओसी। सो दिस वाज द रीज़न कि मैं यहाँ पर आया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो अगेन जो भी हम इस वीडियो में बना रहे हैं, मैं आज पहली बार मिला हूँ मैम से। निशांत का एक ट्रस्ट फैक्टर है जो कि मुझे यहाँ पर खींच के लेकर आया है। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ कीप योर आइज ओपन, ईयर्स ओपन एंड बी वाइज इनफ। जो भी यहाँ से जानकारी मिले उसे अब्जॉर्व कीजिए और फिर भी सोचिए कि हम यहाँ पर क्या डिस्कशन करें, एंड दैट इज हाउ यू मूव हेड। तो ये बताइए, उसके बाद लिबेरियन सीडीसी और सीओसी की बात करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। लिबेरियन सीडीसी का भी सेम एज अ पनामा प्रोसीजर जैसा चाहिए। बेसिक STCW लगेगा, मेडिकल और पासपोर्ट जो भी है रिक्वायर्ड, बस वही बेसिक है। लिबेरियन सीडीसी भी इजीली बन जाती है। और सीओसी? लिबेरियन सीओसी नहीं बनता है, सीओसी क्योंकि उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। ओके। तो लिबेरियन सीओसी नहीं बनता इजीली। जो बोलता है कि अब हमें पेमेंट कीजिए, लिबेरियन सीओसी बन जाएगी आपकी, लिबेरियन सीओसी नहीं बनती है। उसके लिए एग्जाम्स पास करके ही बनता है। उसके लिए लिबेरियन सीओसी का जो एक वेबसाइट है उस पर जाके एग्जाम्स वगैरह सब कुछ करके उसके बाद उसको लिबेरियन सीओसी मिलेगी। एंडोर्समेंट्स वगैरह सब मिल जाएगा। सपोज कोई शिप है लिबेरियन सीओसी, उसको एंडोर्समेंट चाहिए, सो ऑयल टैंकर एंडोर्समेंट्स हो गया, कुक एंडोर्समेंट, बहुत सारे जो भी एंडोर्समेंट्स है, एंडोर्समेंट्स इजीली हो जाता है। पनामा का भी हो जाएगा, लिबेरियन का भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर अगर सीओसी चाहिए तो सीओसी नहीं बनता है लिबेरियन का। ओके। हॉन्डुरास की बात करते हैं। अगर हॉन्डुरास की बात करेंगे तो हॉन्डुरास सीओसी मार्केट में सब जगह अवेलेबल है और सब इजीली बन जाती है हॉन्डुरास सीओसी। तो कहते हैं ना, जो चीज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल है सब जगह बन जाती है। सचेत रहिए, सतर्क रहिए और अपना जीवन बचाइए। जोर से बोले जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। कुक आइलैंड के बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं नाम ही पहली बार सुना है। हाँ। मैं 14 साल से मर्चेंट नेवी में हूँ, सेल कर रहा हूँ। आज पहली बार कुक आइलैंड का नाम सुना है मैंने। हाँ बताइए। कुक आइलैंड भी सेम हॉन्डुरास की तरह ही है। अभी कैसे जैसे हॉन्डुरास में कैसे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बेसिक लगता है। सेलिंग लगेगी, जो भी सेलिंग रिक्वायर्ड होगा 24 मंथ्स की सेलिंग लगती है। पासपोर्ट लगेगा, बेसिक STCW कोर्सेज लगेंगे और मेडिकल लगेगा, बस सीओसी बन जाएगी आपकी। ओके। अब पहले इन 4 की बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई मेरे से पूछे मैम, तो मेरे को कभी कोई बोलता है मैं पनामा सीओसी निकाला हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई जय माता दी। कोई बोलता है मैं हॉन्डुरास निकाला हूँ, जय माता दी। लिबेरियन निकाला हूँ, जय माता दी। कुक आइलैंड मैंने पहली बार सुना तो जय 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 माता दी। सो नाउ द थिंग कम्स इज कि देखिए, मेरी नज़र में तो जब जो भी कोई बोलता है कि मेरे पास सिर्फ यही सीओसी है,
तो मेरी नज़र में समझ आता हूँ यार ये गलत तरीके से गया है या गलत जगह गया है, और आगे चल के इसकी नौकरी में बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर ये किसी जगह पे नौकरी कर रहा है तो शिपिंग कंपनी बहुत ख़राब स्टैंडर्ड की होगी, और अगर वो कप्तान बनेगा तो सोच रहा होगा उसकी 8 लाख 10 लाख तनख्वाह होगी, तो सोचता है 1.5 लाख की तनख्वाह पे नौकरी कर रहा होगा और जय माता दी हो रखी होगी। एक्सप्लॉइट करेंगे। राइट मैम, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सो इसका मतलब हम इस वीडियो से ये समझते हैं कि पनामा, हॉन्डुरास, लिबेरियन, कुक आइलैंड जैसी COC से आपको दूर रहना है। और कोई भी एजेंट आपको बोले हम आपको ये दिलाते हैं करते हैं, प्लीज़ समझिए कि ये आपका करियर है। आज आप एक गलती करेंगे, शॉर्टकट लेंगे, कल को अपने पूरे जीवन भर पछतावा करेंगे कि मैंने क्या किया। आज मेहनत कीजिए और कल उसकी रोजी रोटी खाइए, दैट इज़ द आइडिया। अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट COC की बात करते हैं, दैट इज़ सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड UK। इंडिया के बाद इन 3 की बात करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इंडिया के बाद जो मुझे पता है कि सबसे ऊपर आता है UK COC की वैल्यू आती है। उसके बाद जितना मुझे पता है, अब मुझे इसके बाद नहीं पता सिंगापुर की ज़्यादा आती है कि न्यूजीलैंड की ज़्यादा आती है, पहले ये बताइए, किसी को पता? न्यूजीलैंड। अच्छा, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड देन कम्स सिंगापुर। सो दैट मीन्स सबसे पहले इंडियन COC, देन कम्स UK COC, देन कम्स न्यूजीलैंड COC एंड देन कम्स सिंगापुर COC, और बाकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब बात करते हैं जो 4 COC बचे हैं। वन इज सिंगापुर COC, UK COC, न्यूजीलैंड COC, और एक और निकल के अभी आया है बात करते करते, दैट इज ऑस्ट्रेलियन COC। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इंडियन COC की। सेकंड नंबर किसका है मैम? UK COC। थर्ड नंबर? न्यूजीलैंड COC। फोर्थ नंबर? सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। वो दोनों कंबाइंड है। जय माता दी, कहीं भी चले जाओ तुम देखो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। नंबर 1 पे इंडियन COC आता है, नंबर 2 पे UK, नंबर 3 पे आता है आपका न्यूजीलैंड, नंबर 4 पे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया कंबाइंड टुगेदर। अब नीचे से शुरू करते हैं फिर ऊपर की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर या ऑस्ट्रेलियन COC की। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू कम है दैट मीन्स थोड़ा आसान होता होगा मिलना, तभी वैल्यू कम है जो मुझे लगता है। तो इसमें यहाँ पर क्या आसानी और क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं? इसमें आसान तो नहीं है ये भी, लेकिन जो चैलेंजेस हैं सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ये है कि उनको डायरेक्टली पूरा 9 मंथ्स के लिए वहाँ कॉलेज में जहाँ पर भी इनरोल होते हैं फॉर सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया और इवन न्यूजीलैंड आई कैन से, तो दे हैव टू गो देयर, स्टे देयर, देन गिव देयर एग्ज़ाम्स। तो वहाँ पर उनके पास ऑप्शंस नहीं रहता है कि वो कंटिन्यू, दे हैव टू स्टे देयर। तो उनका लिविंग कॉस्ट, ये सब चीज़ें खर्चा बढ़ जाता है, और फिर देन उनका पासिंग रेट्स भी बहुत कम निकल के आते हैं। सो दैट इज़ द मेन डिफिकल्टी। तो आसान नहीं है जो मैं बोलूं, बट मैं और खासकर अगर आप रेटिंग बैकग्राउंड से निकल के आ रहे हो तो चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये लैंग्वेज इज़ द बैरियर फॉर देम, और ऊपर से वहीं पर रहने 9 महीने लिविंग कॉस्ट है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। बट इसके अलावा एनी अदर चैलेंज फॉर, चाहे हम न्यूजीलैंड बोले, सिंगापुर बोले या ऑस्ट्रेलिया, और कोई चैलेंज? एनी अदर चैलेंज? दिस इज व्हाट वी नो फ्रॉम द स्टूडेंट इटसेल्फ। यस। और कितना खर्चा आएगा अगर कोई GP रेटिंग का जो पर्सन है जो कि ऑफिसर इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो न्यूजीलैंड COC निकालता है, हाँ, तो लगभग कितना खर्चा? तो वहाँ जाने से, रहने से, करने से उसको ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। ये आप श्योर है? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप जो यहाँ पर बोल रही हैं वो मर्चेंट नेवी डिकोडेड की आवाज बन के निकल रही है, और ये बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन। और ये वही फीडबैक है जो बच्चे करके आए हैं न्यूजीलैंड से क्लास 4, और वो वहाँ से परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनके खर्चा हुआ है, और दे आर गोइंग फॉर क्लास 2 फॉर UK COC। तो उन्हीं बच्चों से हमें, मैं समझ, अब मैं इसका बहुत अच्छा बोला आपने। जैसे कि मैं आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, GME के बारे में, ETO के बारे में, तो मैं कॉलेज में तो जाऊँगा, हर कॉलेज में अच्छा बोलेगा, लेकिन बच्चों से जो फीडबैक मिलता है वही ऑनेस्ट होता है। सो दैट इज हाउ आई कैन रिलेट कि आप जो बोल रहे हो फीडबैक बच्चों ने दिया तो जेन्युइन ऑथेंटिक होगा। जो भुगता हुआ है वो तो सच्चा कौन बताएगा? सो ये तीनों जगह पे प्रॉब्लम आती है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे सिंगापुर हो, और चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो। अब एक ही बचा, या तो इंडिया या UK। इंडिया में क्या चैलेंजेस फेस करता है बच्चा? क्योंकि इंडिया में तो यहाँ तो लिविंग कॉस्ट, जय माता दी, अपना घर, अपना खाना, तो यहाँ क्या चैलेंजेस फेस करता है? यहाँ पे वही चैलेंजेस हैं कि यहाँ पे पासिंग रेट बहुत कम है। पेपर्स आर बीइंग सेट वेरी एक तो पेपर ज़्यादा हैं, एंड पेपर्स आर सेट वेरी डिफिकल्ट, सो दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट सम टाइम, and even if they have passed the papers also they are back in the interview, orals में रह जाते हैं। तो टाइम बहुत लंबा चला जाता है उनका, और उनको मिलता नहीं है 1 साल 2 साल। और बीइंग अ मरीनर इटसेल्फ, वो सेलिंग भी कर रहा है, कोई GP रेटिंग का बच्चा है, वो पैसा भी कमाना है उसको, GP रेटिंग की ज़्यादा सैलरीज भी नहीं होती, दे कांट अफोर्ड टू सिट बैक इन द होम एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड देन गेट फेल्ड। तो वो दिक्कत बहुत आती है। ओके, तो अब तो देखिए, इंडियन COC मैंने निकाला है, और मैं IIT बैकग्राउंड से था, बड़ी मेहनत करी,
उसके बाद भी क्लास 4 फर्स्ट में निकला, क्लास 2 में मैं 2 बार फेल हुआ, क्लास 1 में 2 बार फेल हुआ, रिटर्न मेरे सब 1 बार निकले। बट हाँ, इसमें मैं कोई शक नहीं है कि अगर कोई मेरे से पूछे तो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम इंडिया का माना सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। और मुश्किल इसलिए नहीं कि हमसे टफ क्वेश्चन, मैं इंजीनियर साइड का तो मेरे से डेक का भी कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मेरे से पूछा था कि एंकर वॉच कहाँ पर है, उसकी केबल की लेंथ की, कुछ भी पूछा सकता है। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग। तो यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। फिर वो बंदा जो कि जीपी रेटिंग का है, जो कि एक हिंदी मीडियम का है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, एंड हम लोग कई बार जज भी करते हैं, अरे ये तो रेटिंग का निकल गया, तो वहाँ पर वो एक चैलेंज आ जाता है, यहाँ पर होता है, ये एक चैलेंज है। तो फिर अब आती है बात करते हैं, अब यूके की बात करते हैं। तो यूके सीओसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस कंपैरिजन में बताइए। यूके सीओसी का सबसे पहला बेनिफिट मैं ये बताऊंगी, इफ यू कंपेयर विद इंडियन सीओसी एज मैं तो कंपनी के रेफरेंस से बोलूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी वो रैंक ले रहे हैं, उनको जाना है कंपनी में काम करने के लिए। तो उनकी कंपनी ही उन्हें बोलती है कि आप इंडिया सीओसी या यूके सीओसी, समटाइम कंपनी इटसेल्फ टेल देम कि यू गो एंड गेट द यूके सीओसी बिकॉज यू विल गेट इट अर्ली, तो आपको जल्दी मिल जाएगी एंड इट इज़ ईजी टू क्रैक दैट बिकॉज उन यूके का सिस्टम कैसा ना, दे आर मोर ऑफ थ्योरी से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल पे हैं। क्योंकि देखो एक जीपी रेटिंग वाला जो काम कर रहा है, समटाइम वी हैव स्टूडेंट्स हैविंग अ सेलिंग एक्सपीरियंस ऑफ 40 months एज अ जीपी रेटिंग। तो जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो, आपको सब कुछ आता है जहाज के बारे में, ओनली द थिंग इज कि आपको थ्योरी में आना ज़रूरी है, बट प्रैक्टिकली यू नो एवरीथिंग। तो कंपनी अपने वही एम्प्लॉय को बोलती है कि देखो सब कुछ आता है, अभी तो जाके सिर्फ एक रैंक होल्ड कर ले ताकि ऑफिशियली वी कैन अपग्रेड यू। तो वहाँ यूके सीओसी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। उनको एक्चुअली में पढ़ के एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे नो जो काम उन्हें करना है वो तो उन्हें पता ही है। तो उनके लिए यूके सीओसी इज द बेस्ट ऑप्शन कि उनको जो दे क्रैक दैट सीओसी एंड देन इजीली वो रेटिंग बैकग्राउंड से वो ऑफिसर रैंक में आ जाते हैं। और आपके हिसाब से आज की डेट में यूके सीओसी का खर्चे से निशांत ने वीडियो में 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं। तो 10 से 12 लाख वहां पर लगते हैं, और बाकी अगर आपने बताया कि अगर न्यूजीलैंड जाओ 17 से 18 लाख भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको 9 महीने में रहना पड़ेगा। लगभग वही सिंगापुर में वैसे चैलेंजेस हो सकते हैं। सो यूके सीओसी इज द बेस्ट ऑप्शन एज पर दैट। सो गाइज, ये जो वीडियो हमने पहला बनाया, थैंक यू आंखी जी, थैंक यू मैम, ये बना है कि कौन सा सीओसी अगर आप जीपी रेटिंग से हैं तो बेटर है। इवन अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप 3rd इंजीनियर, आप 2nd ईयर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप 2nd ऑफिसर, आप चीफ ऑफिसर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका इंडिया में नहीं निकल रहा है, सो येस यू कैन थिंक अबाउट दिस सेकेंडरी ऑप्शन, बट बी रेडी की चैलेंजेस वहाँ भी रहेंगे और साथ में एक अच्छा खासा अमाउंट लगेगा। इंडिया में रह के येस आपको हर दूसरे महीने जाके एग्ज़ाम देना है, फेस करना है इंटरव्यूज़ को, चीज़ें रहेंगी। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल आप अब हार चुके हैं तो आप जाइए। और ऐसा नहीं है, वैसे बहुत सारे चीफ इंजीनियर्स, 2nd इंजीनियर्स के साथ सेल किया हूँ जो कि यूके सीओसी होल्ड करते हैं, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक आउट देयर। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सीओसी आउट हियर, बट हाँ अगर खासकर जीपी रेटिंग गाइस दिस कैन रियली वर्क आउट। लेट्स सी, जो हम बाकी वीडियोस बनाएंगे वहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।